एक बार फिर आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। ठीक है, आज से हम लोग रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो अपलोड होगा प्रत्येक दिन। एक जो है आर ओ का होगा और एक जो है सामान्य हिंदी का होगा। पूरा रेगुलर होगा और प्रकरण 1 से लेकर अंत तक होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का पहला भाग, वर्णमाला भाग 1, वर्णमाला। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है और शुरुआती चैप्टर है वर्णमाला। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। फूलों से माला बनाई जाती है, तो क्या फूलों के समूह को माला कहते हैं? लाख इतना हम फूल रख दें तो वो माला हो जाएगा? वो माला तब तक नहीं होगा जब तक कि उन फूलों को हम एक व्यवस्थित क्रम में ना पिरोएं। वैसे ही वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान देंगे, नहीं तो कई लोग कहते थे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, गलत है। ठीक है ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, एक व्यवस्था के अनुसार जो उनका क्रम होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्लियर है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है। चलें अब आते हैं वर्ण और अक्षर। किस पे आते हैं? वर्ण और अक्षर। दोनों शब्दों का प्रयोग प्रायः ग्रामर में, व्याकरण में जो है एक ही तरीके से होता है। कुछ लोग कहते हैं वर्ण अक्षर दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, एक ही है, लेकिन दोनों में जो अंतर है उसको भी समझ लेते हैं, वर्ण और अक्षर। ठीक है, देखें यूपी बीएड का जब भी एग्जाम होता था तो जरूर ये एग्जाम्पल पूछता था कमल। देखिए कमल क्या है? एक शब्द। अब अक्षर और वर्ण देखें, किसे अक्षर कहते हैं और किसे वर्ण कहते हैं। तो देखिए कमल, इसमें भी अक्षर पूछता है तो अक्षर कितने हैं? 3 हैं। कमल कितने अक्षर हैं? 3। और यदि पूछता है वर्ण तो वर्ण कितने हैं? तो क में क्या होगा? क अ, म अ, ल अ, 2 2 4 2 6। कितने वर्ण हो गए? 6। समझ में आया अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? हालांकि प्रयोग दोनों का तो हम एक ही तरह करते हैं, लेकिन अक्षर और वर्ण में अंतर है। स्वर और व्यंजन के साथ जो रहता है वो अक्षर है। जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों हो वो क्या है? अक्षर। जैसे क, इसमें स्वर और व्यंजन क्या है? दोनों है, तो ये क्या है? अक्षर है। ठीक है, इसे हम तोड़ सकते हैं। जब इसे हम तोड़ेंगे, स्वर अलग कर देंगे और व्यंजन क्या करेंगे? अलग कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? वर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ण। लेकिन अब वर्ण को हम तोड़ नहीं पाएंगे। अक्षर को हम तोड़ दिए तो क्या मिला? वर्ण मिला, क और अ। लेकिन हम जो है वर्ण को अब तोड़ नहीं पाएंगे। अर्थात जो अक्षर होता है उसमें स्वर और व्यंजन दोनों होता है, लेकिन जब स्वर को अलग और व्यंजन को अलग कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए कमल में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है, लेकिन वर्ण कितने हो गए? 6 वर्ण हो गए। क्लियर है। अक्षर और वर्ण में दोनों का प्रयोग एक जैसे होता है, लेकिन अक्षर में स्वर और व्यंजन दोनों साथ होते हैं। वर्ण में क्या होता है? स्वर और व्यंजन को हम अलग कर देते हैं। क्लियर है। अर्थात कमल में 3 अक्षर है, लेकिन वर्ण पूछेगा तो वर्ण कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, क्योंकि क में क व्यंजन और अ स्वर है, म में म व्यंजन और अ स्वर है, ल में ल व्यंजन और अ स्वर है। क्लियर है। तो ये हमने वर्णमाला की परिभाषा पढ़ लिया, वर्ण और अक्षर पढ़ लिया। अब आते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई माने जिससे मिल के भाषा बनी होती है, जिससे मिल के भाषा बनी होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है लिखित और मौखिक। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है, तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई माने जिसके टुकड़े न किए जा सकें, माने उससे छोटा अब कुछ ना हो, वही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, क्योंकि इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। लेकिन देखिए यहाँ मैंने लिखा है लिखित और मौखिक। लिखित मतलब जिसे लिखा जा सके, और मौखिक मतलब जो लिखा ना केवल बोला गया हो। ठीक है, तो देखिए कोई भी वर्ण जब हमें बोलना होता है क ख म, तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलती है? आवाज़ निकलती है। क्या निकलती है? आवाज़।
ध्वनि। क्या निकलती है? आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो यह जो ध्वनि है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। लेकिन जब हम ध्वनियों को लिख देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन जब ध्वनियों को हम चिन्हों में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। ठीक। अब प्रश्न क्या पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है। क्यों? क्योंकि वो लिखित पूछता है। अब यदि उसने पूछ दिया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो हम क्या बताएंगे? ध्वनि बताएंगे। समझ में आ रहा है? तमाम किताबों में दिया रहता ना भाषा की सबसे छोटी इकाई, कहीं ध्वनि दिया रहता है, कहीं वर्ण दिया रहता है। तो देखें, ध्वनि मौखिक होती है और वर्ण क्या होती है? लिखित होती है। क्लियर है कि वर्ण जो है वो लिखित है और ध्वनि क्या है? मौखिक। जब ध्वनियों को हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण। अर्थात जब भी एग्जाम में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हम क्या लिखेंगे? वर्ण। और जब भी पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो हम क्या लिखेंगे? ध्वनि लिखेंगे। क्लियर है? वर्णमाला की परिभाषा क्लियर हो गया, वर्ण और अक्षर क्लियर हो गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण क्लियर हो गया, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो क्या है? ध्वनि है। क्लियर है? इसमें कहीं किसी कोई डाउट नहीं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों शब्द और पद पे। किस पे चलते हैं? शब्द और पद पे। इसमें भी तमाम लोगों के अंदर मतभेद है कि शब्द और पद एक ही है, एक ही है। शब्द और पद क्या है? एक ही है। किताबों में भी शब्द और पद एक दूसरे की जगह पर प्रयोग किया गया है, लेकिन इनमें भी मूलभूत अंतर है, उसको भी समझ लेते हैं कि क्या अंतर है शब्द और पद में। जैसे राम शब्द है, रावण शब्द है, तीर शब्द है, ये सब क्या है? शब्द। और पद क्या है? राम ने रावण को तीर से। अर्थात हमने क्या समझा कि जब शब्दों के साथ कारक चिन्हों को लगा देते हैं तो वह शब्द शब्द नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। समझ में आया कि जब शब्दों के साथ हम कारक चिन्हों को लगा देंगे तो वह शब्द शब्द ना रह के क्या हो जाएगा? पद। जैसे राम शब्द है, रावण पद है, शब्द है, तीर शब्द है, लेकिन जब राम के साथ कारक चिन्ह लगा देंगे राम ने तो क्या हो जाएगा? पद। रावण को तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा? पद। और तीर से क्या हो जाएगा? पद। समझ में आया? क्लियर है शब्द और पद में अंतर। अब आते हैं शब्द की परिभाषा भी पढ़ लेते हैं कि भाई वर्णों के समूह को नहीं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थात जिनका अपना कुछ क्या हो? अर्थ हो, उन्हें क्या कहते हैं? शब्द। क्लियर है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और पद किसे कहते हैं? जब शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग कर देते तो उसे क्या कहते हैं? पद। इसमें कहीं किसी कोई डाउट? ठीक है, तो शब्द और पद हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं पढ़ते किस पे? स्वर। कि स्वर किसे कहते हैं? तो पहले ही से पढ़ते हुए हैं, बचपन से पढ़ते हुए हैं कि जो ध्वनियाँ स्वतंत्र होती हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते हुए हैं ना कि स्वतंत्र ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य अवयव की या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब आते हैं स्वरों की संख्या। तो तमाम किताबों में तमाम दिया, कुछ में 13 दिया है, कुछ में 9 दिया है, कुछ में 11 दिया है, कुछ में 10 दिया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी एग्जाम में पूछेगा क्या कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। जब भी एग्जाम में पूछता है तो यही लगाएंगे, स्वर की संख्या 11। देखिए अ, आ, ई, उ, ए ओ और एक क्या बचा? री। यही स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए ओ री। कुल मिला के हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हो गए? 11। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी एग्जाम में है 11 पे टिक मारेंगे। ठीक है, अब आते हैं स्वर के भेद कि स्वर के कितने भेद होते हैं।
तो देखिए हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या प्लुत स्वर, ये 3 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगे सबसे कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या कहते हैं कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगे, जितना समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगा है उससे भी अधिक समय लगे तो उसे क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं प्लुत स्वर। अर्थात स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वह उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया गया है कि उच्चारण में कितना समय लग रहा है। यदि सबसे कम समय लग रहा है ह्रस्व स्वर, उसका 2 गुना समय लग रहा है तो दीर्घ स्वर, और यदि ह्रस्व का 3 गुना लग रहा है तो प्लुत स्वर। क्लियर है? अब आए, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को कौन सा स्वर कहते हैं मूल स्वर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है या मूल स्वर किसे कहते हैं, तो जो ह्रस्व स्वर है उसे क्या कहते हैं मूल। मूल मतलब यही मूल हैं, इनसे ही मिलकर अन्य स्वर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है मूल स्वर। अर्थात ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं मूल स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है तो इनकी संख्या देखिए 4 होती है, अ ई उ री। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है 4। जब भी एग्जाम में पूछता है किस पर टिक लगाएंगे 4 पे। कौन कौन अ ई उ री, इन्हीं से मिल करके सारा स्वर बना होता है, इसलिए क्या कहते हैं मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पर दीर्घ स्वर पे। किस पे आते हैं दीर्घ स्वर। पहले ही बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगे या अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या जब एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है 7 होती है। कितनी होती है 7। आ ई उ ए ओ औ। अर्थात दीर्घ स्वर कितने होते हैं 7 होते हैं। कौन कौन से आ ई उ ए ओ औ। जब एग्जाम में पूछता है दीर्घ स्वर की संख्या कितना लिखेंगे 7। अब आते हैं इसी दीर्घ स्वर में संयुक्त स्वर होता है। दीर्घ स्वर में ही क्या होता है संयुक्त, ये अलग नहीं है, दीर्घ स्वर में ही है संयुक्त स्वर। अर्थात जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि जो स्वर 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं संयुक्त स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त स्वर हैं 4 संयुक्त स्वर है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो संयुक्त स्वर कितने हैं 4, लेकिन आते किस में है ये दीर्घ स्वर में ही। अब 4 कौन कौन से हैं ए ओ औ। कैसे बने हैं अ के साथ ई बनाने पर क्या हो गया ऐ, क्या हो गया अ के साथ ई मिला देंगे तो क्या बनेगा ए, अ के साथ ऐ बना देंगे तो क्या बनेगा ऐ, अ के साथ उ लगा देंगे तो क्या बनेगा ओ, अ के साथ ओ लगा देंगे तो क्या बनेगा औ। अर्थात ए ऐ ओ औ, ये 4 क्या हैं संयुक्त स्वर हैं। समझ में आ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ ई उ ए ओ औ। दीर्घ स्वर में ही क्या होते हैं संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है 4। अ प्लस ई मिलके ए ओ औ, अ ई ए अ उ ओ औ। क्लियर है? अब आते हैं प्लुत स्वर। क्या आते हैं प्लुत स्वर कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगे या जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं प्लुत स्वर। इनका 2 चिन्हों से प्रयोग किया जाता है, एक यस बना दिया जाता है और एक ऐसे 3 ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, ये दोनों साइन किसके हैं, दोनों चिन्ह किसके हैं प्लुत स्वर के हैं। किसके हैं प्लुत। अक्सर संस्कृत में इनका उपयोग होता है, हिंदी में कम ही होता है। जैसे देखिए ओम ओम ऐसे लिखा। अब इसका उच्चारण कैसे होता है कि ओ के बाद समय देना है ओ, फिर इसमें भी क्या है ओ के बाद यदि ये चिन्ह बनाया तो हमें उसको क्या देना है समय देना है ओ। क्लियर है? ये क्या है प्लुत स्वर। क्लियर है कि जिसमें सबसे अधिक समय लगता है, ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं प्लुत स्वर। इसके 2 चिन्ह होते हैं, एक यस जैसा और एक हिंदी का 3।
क्लियर है? जहाँ इनका प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिक समय तक खींचते हैं। जैसे ओ के बाद प्रयोग हुआ है तो ओ। ठीक, अब आते हैं अयोग वाह। किस पे आते हैं? अयोग वाह। ठीक है, स्वर कितने हो गए? 11। अब आते हैं अयोग वाह। अ माने नहीं, योग माने जुड़े, वाह माने फिर भी हैं, अर्थात जो जुड़े नहीं हैं। किससे नहीं जुड़े हैं? जो ना तो स्वर से जुड़े हैं और ना ही व्यंजन से जुड़े हैं। समझ में आ रहा है? अयोगवा किन्हें कहते हैं? अयोगवा उन्हें कहते हैं जो ना ही स्वर से जुड़े हैं और ना ही व्यंजन से जुड़े हैं, फिर भी हिंदी वर्णमाला में है, अपना अस्तित्व रखते हैं, अर्थों का निर्वहन करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अयोगवा। अर्थात सरल शब्दों में समझे, अयोगवा वे हैं जो ना स्वर हैं और ना व्यंजन हैं। ना ही ये क्या है? स्वर है और ना ही ये क्या है? व्यंजन है। और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। अंग अह, अंग अह, ये 2 क्या है? अयोगवा है। कभी भी इनको स्वर नहीं करेंगे। कई किताबों में 11 + 2 इनको जोड़ के 13 बता दिया गया, नहीं, स्वर हमेशा 11 है और अंग और अ क्या है? अयोगवा है। अयोगवा की संख्या कितनी है? 2। अयोगवा कहते किसे हैं? जो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, वो क्या कहलाते हैं? अयोगवा। देखिए, वर्णमाला की एक एक छोटे से छोटे बिंदुओं का भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि कहीं कुछ बचे ना। जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसको विधिवत पढ़ेंगे कि उस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए वह इसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, वीडियो कैसा है कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग के कमेंट से जो है हमें क्या मिलती है? पुनर्बलन मिलता है। हम उसमें सुधार करते हैं, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, कैसे और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए कमेंट जरूर करें।